हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सविताज इग्नू मैजिक। आज हम ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स डाइव इन डिस्कवरिंग ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोग्राफी टुडे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, क्या इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए। उसके बाद कन्फ्यूशनिज्म के बारे में, उसके बाद हिस्टोरिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स है ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोग्राफी के, वो पढ़ेंगे। और बाद में ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स हमें ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोग्राफी के अंडर लिखने पड़ेंगे। देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। Historians really like studying how the Chinese wrote about their own history. They think Chinese historians did a great job recording everything. Historians को Chinese का लिखने का जो तरीका है, जो उन्होंने अपनी अपने हिस्ट्री के बारे में लिखा है, वो बहुत पसंद है। उनके हिसाब से चाइनीज हिस्टोरियंस ने बहुत बड़ा काम किया है। चार्ल्स गार्डनर कहते हैं कि चाइनीज पीपल ने, चाइनीज हिस्टोरियंस ने उनकी हिस्ट्री बहुत डिटेल में लिखी है और उनके रिकॉर्ड्स भी एक्यूरेट है। जेके फेयरबैंक कहते हैं कि चाइनीज हिस्टोरियंस, दे वर वेरी कंसर्न अबाउट देयर हिस्ट्री। वो बहुत केयरफुली उन्होंने हिस्ट्री लिखी है ताकि ये उन्हें मदद करे उनके सोसाइटी को अधिक से अधिक अच्छे से जानने के लिए। अब हम देखते हैं कन्फ्यूशनिज्म के बारे में। कन्फ्यूशनिज्म क्या है? दिस इज एन एंशिएंट चाइनीज बिलीफ सिस्टम। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि चाइना की हिस्ट्री किस तरह से लिखी गई है इसके ऊपर। कन्फ्यूशनिज्म, ये बिलीफ सिस्टम किसके बारे में है? इट इज अबाउट बीइंग गुड, कैसे अच्छे बन सकते हैं, मॉरल, नैतिकता के बारे में है, और रिस्पेक्टिंग अदर्स इन सोसाइटी। पीपल आज भी आर्ग्यू करते हैं इसके बारे में कि ये एक सोच है या ये है एक रिलीजन है। कन्फ्यूशियस, द पर्सन हु स्टार्टेड इट, जिन्होंने कन्फ्यूशनिज्म स्टार्ट किया वो कन्फ्यूशियस है। ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन चाइना, वो चाइना में रहते थे। एंड हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड मेनी पार्ट्स ऑफ चाइनीज पीपल। और कन्फ्यूशियस इस पर्सन ने चाइनीज लोगों को प्रभावित किया था, including how they wrote about their past. Even historiography is also impacted due to Confucianism. Following are the key elements of Confucianism. Confucianism में कौन कौन से key elements हैं? First is humanism. Second is reverence for the past. Reverence means respect for the past. Third is emphasis on moral education. Confucianism moral education को, नैतिकता को, नैतिक शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। और कंसर्न विथ ऑर्डर। पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमनिज्म के बारे में। Confucius cared more about how people treat each other and live their lives rather than focusing on gods or divine beings. Confucianism में फोकसिंग ऑन गॉड ये ज्यादा नहीं होता था। इनफैक्ट हाउ पीपल ट्रीट ईच अदर, पीपल एक दूसरे को कैसे ट्रीट करें, इसके बारे में कन्फ्यूशनिज्म बहुत केयरफुल था। He believed in improving human relationships, daily life, and teaching good values to oneself and others. Confucius अधिक लोगों की लाइफ में जो रिलेशनशिप्स है उनको इम्प्रूव करना चाहते थे, वो उसमें बिलीव करते थे। लोगों की डेली लाइफ इम्प्रूव होनी चाहिए।
लोगों को अच्छे वैल्यूज सिखाए जाने चाहिए और वो खुद भी सीखने में महत्व देते थे। अब देखेंगे रेवरेंस फॉर द पास्ट। जैसे मैंने आपको बोला, रेवरेंस फॉर द पास्ट मीन्स रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट। कन्फ्यूशियस पास्ट को बहुत सम्मान देते थे। उनके हिसाब से पास्ट में अगर कुछ गुड बिहेवियर के एग्जाम्पल्स हैं तो वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, ताकि इससे सोसाइटी अच्छा बनने में मदद हो सके। ही थॉट बाय फॉलोइंग द मॉरल पॉलिटिकल एंड सोशल एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट। वो इसे फॉलो करने में बिलीव करते थे। जो पास्ट में हुए मॉरल पॉलिटिकल और सोशल एग्जाम्पल्स है, जो अच्छे एग्जाम्पल्स है, उन्हें फॉलो करने में वो बिलीव रखते थे, ताकि सोसाइटी होने वाला क्योस अवॉइड कर सके, होने वाली गलतियां अवॉइड कर सके और इससे खुद को सोसाइटी अपने आप को बेहतर बना सके। अब हम पढ़ेंगे एम्फेसिस ऑन मॉरल एजुकेशन। Confucianism stresses the importance of moral education to ensure harmony and happiness in society. Confucius ज़्यादा इम्पोर्टेंस मॉरल एजुकेशन पे देते थे, ताकि वो चाहते थे कि सोसाइटी में यूनिटी और हैप्पीनेस बने रहे। कन्फ्यूशियस के हिसाब से पीपल आर नेचुरली गुड, वो मूलतः अच्छे ही है। He used to believe that truly virtuous individuals must actively cultivate the right qualities through education. लेकिन उन्हें एक्टिवली कल्टीवेट करनी चाहिए राइट क्वालिटीज, और वो भी थ्रू एजुकेशन। चलिए अब जानते हैं लास्ट एलिमेंट ऑफ कन्फ्यूशनिज्म के, वो है कंसर्न विद ऑर्डर। कन्फ्यूशनिज्म हमेशा सोसाइटी को ऑर्गेनाइज रखना चाहते थे, वो चाहे पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो। वो हमेशा इस थिंग में बिलीव करते थे कि पास्ट में हुई थिंग्स अगर हम आज समझ सकते हैं तो उसका हम हमारा आज बेहतर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं हिस्टोरिकल थेरीज। चाइनीज हिस्टोग्राफी में क्या हिस्टोरिकल थेरीज लिखी हुई है। हिस्टोरियंस वो चाहे एंशंट ग्रीस के हो, एंशंट रोम के हो या एंशंट चाइना के हो, उन्होंने जब भी हिस्ट्री लिखी है सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। ओल्डर टाइम्स में चाइनीज हिस्टोरियंस ने भी इस प्रिंसिपल को फॉलो किया है। लेकिन इन मोर रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस ने दो मेथड्स, यूजुअली चाइनीज हिस्टोरियंस, उन्होंने दो मेथड्स फॉलो की। एक तो डायनेस्टिक साइकिल और एक है कंटिन्यूअस हिस्ट्री। तो चलिए सीखते हैं अभी डायनेस्टिक साइकिल के बारे में। चलिए हम अब डायनेस्टिक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। प्री मॉडर्न चाइनीज हिस्टोरियंस ने ये डायनेस्टिक साइकिल थ्योरी यूज की थी हिस्टोग्राफी लिखते समय। ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये थ्योरी हमें एक पैटर्न बताती है कि हाउ डायनेस्टीज दे rose and they fail. Historians also like this method of writing history because it help them. ये उनको मदद करती है हिस्ट्री को ब्रेक करके, छोटे छोटे भाग में ब्रेक कर हिस्सों में ब्रेक करके उसके बारे में लिखने के लिए। और ये उन्हें एक रास्ता देती थी कि वो रूलर्स को जज कर सके। ये थ्योरी बताती है कि एक डायनेस्टी की शुरुआत हमेशा एक अच्छे लीडर के साथ होती है, लेकिन उसके बाद या तो नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, या तो वो लीडर करप्ट हो जाता है। उसकी वजह से वो रूलर वीक हो जाता है, और वो रूलर, वो डायनेस्टी रिप्लेस हो जाती है एक नई डायनेस्टी से।
अब हम कंटिन्यूस हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द टैंग एंड सॉन्ग डायनेस्टीज हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखते समय कुछ लिमिटेशंस का सामना करना पड़ रहा था। उनको डायनेस्टिक प्रिंसिपल सफिशिएंट नहीं लग रहा था। इसके लिए उन्होंने कुछ अदर अप्रोचेस को एक्सेप्ट किया। सीमा गुआंग he didn't fully reject dynasties, that principle of dynasties he didn't reject it fully, उन्होंने उसको पूरी तरह से नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने उसके पहले डायनेस्टीज के पहले क्या हुआ था उसके बारे में उन्होंने लिखा। डायनेस्टिक साइकिल बिगिन होने से पहले क्या हिस्ट्री होती थी उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। डेंग कीजियाओ he openly preferred the continuous history, he was very comfortable with the continuous history। युआन शू ये एक ही टॉपिक के बारे में शुरू से अंत तक लिख, लिखते थे। उन्होंने डायनेस्टीज को इग्नोर कर दिया। मा ड्यूनलिन सजेस्टेड दैट while dynastic method works for political history, वो कहते थे कि डायनेस्टिक मेथड ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए ही वर्क कर सकती है, इट विल नॉट वर्क फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो बाद के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ड्यूलिन का अप्रोच एक्सेप्ट किया और उन्होंने इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री लिखने पे फोकस किया rather than dynasties। Distinctive features of traditional Chinese historiography। Traditional Chinese historiography has unique features। Chinese Traditional Chinese historiography is official, normative, it followed a standard format। और historians ने हमेशा चाइनीज हिस्ट्री ऑनेस्टली लिखने का प्रयास किया है। क्या है की एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोग्राफी जरा देखेंगे। ये एक ऑफिशियल हिस्ट्री है, ये एक नॉर्मेटिव हिस्ट्री है, इट हैज स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड इट हैज ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी। क्या है ये सारे, एक बैक टू बैक देखेंगे। ऑफिशियल हिस्ट्री, चाइनीज हिस्टोग्राफी को ऑफिशियल हिस्ट्री क्यों कहते हैं? बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में के द्वारा लिखी गई है। इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय रूलर्स, रूलर्स राजा ही उनको लिखने के लिए प्रेरित करते थे। जो भी कंटेंट हिस्टोरियंस ने उस वक्त लिखा उसमें गवर्नमेंट का कंसर्न दिखता था। हिस्टोरियंस हमेशा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे ही डिपेंड रहा करते थे और उनको वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इजीली अवेलेबल भी हो जाते थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही ये हिस्ट्री लिखा करते थे। नॉर्मेटिव हिस्ट्री यानी क्या? चाइनीज हिस्टोग्राफी एक नॉर्मेटिव हिस्ट्री भी है। चाइनीज हिस्टोग्राफी एक्ट्स एज अ गाइड फॉर रीडर्स। ये लोगों को एक मॉडल्स देती है, जो मॉरल बिहेवियर का है, जो विजडम का है, जो उनके पास्ट में था, जो उनके पास्ट रूलर्स का था। दिस एम टू एजुकेट एंड इंस्पायर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लीडर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। कोई भी हिस्ट्री हमेशा यही करती है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर, जो प्रेजेंट में लोग रहते हैं और जो फ्यूचर में होने वाले लीडर्स रहते हैं उनको हमेशा प्रेरित करती है। तो चाइनीज हिस्टोग्राफी भी प्रेरित करती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, चाइनीज हिस्टोग्राफी का ये एक अलग फीचर है जो उसे इम्पॉर्टेंट बनाता है, खास बनाता है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। चाइनीज हिस्टोग्राफी इस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है कि जो भी उसे पढ़ता है, जो भी स्कॉलर्स उसे रेफर करते हैं, उन्हें इजीली वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो उन्हें चाहिए होती है। डायनेस्टिक हिस्ट्री और कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री दोनों अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की और एक ही तरीके से लिखी गई है, जिससे उसे एक्सेस करने में, जिससे उसे रेफर करने में आसानी होती है। चाइनीज हिस्टोग्राफी का ये एक खास वैशिष्ट्य है, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी। चाइनीज हिस्टोग्राफी ऑनेस्टली लिखी गई है। चाइनीज हिस्टोरियन सीमा कियान
वो हमेशा चाहते थे कि हिस चाइनीज हिस्ट्री ऑनेस्टली लिखी जाए, दो ये ऑफिशियल है, नॉर्मेटिव इन नेचर है। ही बिलीव्ड राइटर्स पर्सनालिटी शुडंट इंटरफेयर विद द मटेरियल। वो चाहते थे कि राइटर्स की पर्सनालिटी का, उसके पर्सपेक्टिव का, उसकी हिस्ट्री राइटिंग पर कोई असर न हो। Comments were separated from the main text and historians faithfully reproduced passages from the original text instead of rewriting them. यानी उस वक्त उस दौर के हिस्टोरियंस ने जो भी ओल्ड टेक्स्ट थे, जो भी ओल्ड चाइनीज टेक्स्ट थे, उनको उन्होंने कॉपी करके रीराइट किया। उन्होंने उस कंटेंट को अपने पर्सपेक्टिव से लिखने की कोशिश नहीं की। इसकी वजह से जो भी ओल्ड चाइनीज टेक्स्ट थे वो लॉस्ट नहीं हुए। I hope this video added value in your life. So please like and subscribe my channel. I know it doesn't cost you anything, but it makes a lot of difference for me. It motivates me, and for making such videos, a lot of hard work is required. So please motivate me by liking and subscribing. Thank you very much.